फ्रेंड्स, माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माई चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एसडी पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज 4 लेकर आई हूँ। ऑलरेडी आपको मेरे चैनल पर 3 तक अपलोडेड मिलेगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर पर्सनली विजिट करें। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार एसआई कैंडिडेट के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर करंट अफेयर्स 2021 के घटना चक्र, बिहार स्पेशल, बिहार एसआई एंड बिहार ईएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी। फॉर पीडीएफ एंड लेटेस्ट अपडेट प्लीज ज्वाइन विथ मी ऑन टेलीग्राम चैनल एंड लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्टेड। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, चेचक, जिसे स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं। और अगर स्मॉल पॉक्स की बात करें तो इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO द्वारा 1979 ईस्वी में प्रमाणित किया गया। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है? तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो क्या है? तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस जानने के लिए आप मेरे एसटी पब्लिकेशन का जो प्रीवियस सेट है उस पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर मैं पिछले 2 सेट में इसको ब्रीफली से डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी लाइट एनर्जी टर्न्स इनटू केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में। नेक्स्ट है कि एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एपो एंजाइम। देखिए, एंजाइम के जो प्रोटीन भाग रहता है, प्रोटीन पार्ट रहता है, उसे एपो एंजाइम कहते हैं। और एपो एंजाइम की असक्रियता के बेसिस पर इसे प्रो एंजाइम और जाइमोजेन के नाम से भी जाना जाता है। आप नाम यहाँ पर नोट कर सकते हैं, प्रो एंजाइम एंड जाइमोजेन। नेक्स्ट है कि विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? ऑप्शन बी, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड परीक्षण के द्वारा। और अगर सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट की बात करें तो इसी टेस्ट में फर्स्टली यह पता चला था कि कोबाल्ट प्रेजेंट इन विटामिन B12। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का असामान्य घटक है? तो क्रिएटिनिन, यूरिया और यूरिक एसिड ये मूत्र के एक कॉमन से घटक हैं यानी सामान्य घटक हैं। बट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कीटोन निकाय जो है वो मूत्र का असामान्य घटक है। कीटोन निकाय वसीय अम्लों द्वारा उत्पन्न जल में घुलनशील एवं उच्च ऊर्जा कंपाउंड होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक है? तो अगर मैमल्स की बात करते हैं, जो जनरली स्तनपायी जीव होते हैं, उनमें पसलियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा ऊंची रहती है। और मनुष्यों की बात करें तो मनुष्यों में 12 पेयर्स यानी अगर नंबर की बात करें तो 24 पसलियां होती हैं। बट इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी सांप हो जाएगा, क्योंकि सांप के पश्च भाग में 200 से 400 हड्डियाँ होती हैं और ये हड्डियों के दोनों बगल पसलियाँ जुड़ी हुई होती हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सांप में सबसे ज़्यादा पसलियों की संख्या हो गई। नेक्स्ट है कि कौन सी सिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और उस सिरा को फुफ्फुस सिरा कहते हैं। नेक्स्ट, अगेती झुलसा निम्नलिखित में से किसका एक सामान्य रोग है? तो अगेती झुलसा, जिसे इंग्लिश में अर्ली ब्लाइट भी कहते हैं, तो अर्ली ब्लाइट जनरली आलू का एक जनरली कॉमन सा डिजीज है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गाजर के लिए सही है? तो आप पढ़िए इसे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी खाद्य भंडारण के लिए मुख्य मूल का अपरिवर्तन हो जाता है गाजर में। गाजर में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि कौन सी पद्धति जैव नियंत्रण के रूप में नहीं प्रयोग की जाती है? तो नाशक जीव के परभक्षी का प्रयोग,
फिरोमोन ट्रैप और नीम के निचोड़ का प्रयोग, ये तीनों का यूज जैव नियंत्रण के रूप में करते हैं, बट पीड़कनाशी का प्रयोग जो होता है वो जैव नियंत्रण के तौर पर नहीं किया जाता है। अब जानेंगे कि जैव नियंत्रण का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ यानी जैव नियंत्रण का अर्थ कीटों का नियंत्रण जैविक तरीकों से करना होता है। नेक्स्ट है कि उस यौगिक यानी कंपाउंड को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनी सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक आबंध होते हैं। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड। चूंकि अमोनियम क्लोराइड में आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये तीनों प्रकार के बॉन्ड NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है कि धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्क्षेपण की परिघटना को क्या कहते हैं? तो उसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहा जाता है। देखिए, जब धातु के पृष्ठ पर किसी तरंग दैर्घ्य का प्रकाश पड़ता है ना, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और यही प्रोसेस प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है कि किसी द्रव के बारे में उबल गया तब कहते हैं जब उसका वाष्प दाब परिवर्ती दाब के जस्ट इक्वल हो जाता है, तब उसे कहते हैं कि हाँ यह लिक्विड बॉयल हो गया यानी उबल गया है। नेक्स्ट है कि कौन सा कथन सही है। 1930 के दशक की शुरुआत में नायलॉन का निर्माण कोयले, जल तथा वायु से किया गया था। बिल्कुल सही बात है। नायलॉन प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था, यह भी सही है। तथा नायलॉन रेशा प्रबल प्रत्यास्थ यानी इलास्टिसिटी जिसमें रहता है और हल्का होता है, लाइट इन वेट, तो यह भी सही है। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी तीनों के तीनों सही हैं नायलॉन के बारे में। नेक्स्ट है कि क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है। तो अगर क्यूरी टेम्परेचर की बात करते हैं तो ये धातु का चुंबकीय गुण यहाँ पर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहता है वो समाप्त हो जाता है क्यूरी टेम्परेचर पर आने पर। जैसे कुछ सम एलिमेंट के नाम मैं बतला रही हूँ धातु के, तो आप उसके क्यूरी टेम्परेचर नोट कर सकते हैं जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आयरन Fe की बात कर लें तो उसका क्यूरी टेम्परेचर 770 डिग्री सेल्सियस होता है। कोबाल्ट का 1130 डिग्री सेल्सियस तथा निकल का 358 डिग्री सेल्सियस क्यूरी टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट है कि निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन ए अल्कोहल थर्मामीटर के जरिए, बिकॉज अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है -112 डिग्री सेल्सियस, जबकि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए अल्कोहल से हाई टेम्परेचर मानने के लिए अल्कोहल को उपयुक्त नहीं माना गया है। नेक्स्ट है कि प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। ऑप्शन ए लाइट के द्वारा। नेक्स्ट, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं। तो एक्स किरणें जो हैं वो विद्युत चुंबकीय यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब जानेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते किसे हैं। तो ये वे तरंगे होती हैं जिनके संचरण के लिए किसी भी मीडियम यानी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है तथा यह तरंगे वैक्यूम यानी निर्वात में भी संचरित हो सकती हैं। नेक्स्ट है कि एक उत्क्रमय और एक अनुत्क्रमय इंजन तापमान के समान सीमाओं के बीच कार्य कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। उत्क्रमय इंजन की दक्षता अनुत्क्रमय इंजन से हाई होगी। नेक्स्ट, एक अनइलेक्ट्रॉनी चालक है। ऑप्शन सी कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 की बात करते हैं तो यह एक अनइलेक्ट्रॉनी चालक है, बिकॉज कॉपर सल्फेट की विलयन में यह निम्न रूप में होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं CuSO4 को अगर रिएक्ट करते हैं तो Cu++ प्लस SO4 माइनस में यह टूटता है, यानी कॉपर 2 पॉजिटिव आयन लेता है और सल्फेट जो है वो 2 निगेटिव आयन लेता है। इट मीन्स इस विलयन में कॉपर प्लस एंड SO4 माइनस आयन विद्युत के वाहक हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन के। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। ऑप्शन सी बाय द यूजिंग ऑफ आर्टिकल 33।
नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति किसी विशेष कंडीशन में जहां पर अपर हाउस और लोअर हाउस से मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं तो उस कंडीशन में वे संयुक्त बैठक आयोजित करते हैं। वो बुलाते तो भारत के राष्ट्रपति हैं, बट उसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर करता है। नेक्स्ट है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित हैं। ऑप्शन ए, केंद्रीय सरकार में, और इसका वर्णन आर्टिकल 248 में है। आर्टिकल 248 के अकॉर्डिंग अपशिष्ट शक्तियां अर्थात ऐसे विषय पर जो संघ, राज्य या संवर्ती सूची में इंक्लूड नहीं है, विधि बनाने की शक्ति संघीय विधान मंडल को प्रदान की गई है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग नामक पद का सुझाव दिया गया? तो ऑप्शन बी, 1919 का जो अधिनियम था जिसे मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा गया, उसी के तहत भारत में कैग की नियुक्ति का सुझाव दिया गया था और भारत का एक कैग होगा, इसका वर्णन आर्टिकल 148 में किया गया है। आप आर्टिकल बिल्कुल याद करिए, आर्टिकल हमेशा पूछे जाते हैं। 148 में जो जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल रहते हैं, अनुच्छेद रहते हैं, मैं आप लोगों को हमेशा नोट करवा देती हूँ, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? ऑप्शन डी, ब्रिटेन की। देखिए, छाया मंत्रिमंडल एक्चुअली में है क्या? तो छाया मंत्रिमंडल संसदीय प्रणाली में विपक्षी दल के नेता के नेतृत्व में गठित एक प्रवक्ताओं के समूह से इसका तात्पर्य है। इस समूह के सदस्य मंत्रियों के विभागों पर अलग अलग व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ नजर रखते हैं, उसी को ही छाया मंत्रिमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है? तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत तथा न्याय पंचायत ये तीनों पंचायती राज संस्था में आते हैं, बट ग्राम सहकारी सोसाइटी पंचायती राज संस्था की पार्ट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है कि राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? तो राष्ट्रपति किसी विशेष कंडीशन में आपातकाल की घोषणा करते हैं, इसका वर्णन आर्टिकल 352 में है। कितने में है? आर्टिकल 352 में, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1 महीना के भीतर। नेक्स्ट, भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? तो देखिए, भारत का जो प्रधानमंत्री है ना, वो नियुक्त किया जाता है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और आर्टिकल 75 में ऐसा लिखा गया है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, आर्टिकल 75 में। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ कि भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? ऑप्शन सी, ग्राम सभा, बिकॉज ग्राम सभा की बैठक में संबंधित ग्राम सभा के सभी निवासी पार्टिसिपेट होते हैं। नेक्स्ट है कि अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप में निरूपित करती है। ऑप्शन सी, पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो उस पहाड़ी का नाम है नीलगिरी की पहाड़ी, जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट एक दूसरे से मिलते हैं। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि संथालों में विवाह का सबसे कॉमन रूप यानी सामान्य रूप कौन सा है? तो उस रूप को बुपला, या किसी बुक में बुपला की जगह पर बापला भी लिख देता है, तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो बुपला विवाह या बापला विवाह। बापला जो विवाह होता है वो कई प्रकार के होते हैं, जिसका नाम है सदै बापला, सेता बापला, गोंगा बोला बापला, इट्सेट्रा। नेक्स्ट है कि भारत विस्तृत है, आप पढ़िए। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, चूंकि सब गलत है। भारत की अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। नेक्स्ट है कि चेरापूंजी अवस्थित है। ऑप्शन सी, मेघालय राज्य में, और चेरापूंजी में काफ़ी अमाउंट में यहाँ पर वर्षा होती है। नेक्स्ट है कि कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कालपोंग नदी पर।
नेक्स्ट है कि JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग कहाँ स्थित है? तो ये रांची के तुपुदाना में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट है कि भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सन 1853 ईस्वी में, और जो पहली ट्रेन थी वो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को फ्रॉम मुंबई टू थाने चलाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस एक के साथ इस्राइल की साझा सीमाएं हैं? तो ऑप्शन ए लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ। इजराइल की अगर बात करें तो यह पश्चिम एशिया का मुख्य सागरीय तटीय देश है। नेक्स्ट है कि 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 40,000 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिण अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक कौन सा है? थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, आप अगर इसको एक बार दो बार पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। उसे मध्य महासागरीय कटक कहा गया, जिसे मिड ओशन रीच भी कहते हैं मध्य महासागरीय कटक को। यह पृथ्वी की सतह का अकेला सबसे विशालतम भूगर्भिक लक्षण है। नेक्स्ट है कि तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में हैं? तो वेनेजुएला, और सेकेंड पोजीशन पर सऊदी अरबिया आ जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है? ऑप्शन बी अफ्रीका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर स्थानीय हवा दी गई है, चूंकि चिनूक किस देश की स्थानीय हवा है? तो यूएसए की, ये सही है। सिराको सिसली की है। नॉर्वेस्टर्स हमारे इंडिया की है, बट करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, क्योंकि बिलजार्ड जो है वो चिली की स्थानीय हवा ना होकर साइबेरिया, कनाडा, यूएसए तथा दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में जनरली बिलजार्ड नामक स्थानीय हवा बहती है। अगर नॉर्वेस्टर्स की बात करते हैं, जो भारत के स्थानीय पवन है, इसे दूसरे नाम से काल बैसाखी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? तो देखिए, उदारीकरण, वैश्वीकरण तथा निजीकरण ये नए आर्थिक सुधारों का पार्ट है, बट केंद्रीकरण इसका अंग नहीं है। नेक्स्ट, विश्वव्यापी महान मंदी किस वर्ष आई थी? 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ऋण का एक भाग जो बाह्य ऋण के रूप में जाना जाता है क्या होता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, सरकार द्वारा विदेशों से उधार ली गई राशि। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है कि ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ग्रीन बैंकिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए बैंकों में तकनीक के माध्यम से कागजों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने हेतु पर्यावरण को समृद्ध करना है। नेक्स्ट है कि मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम होता है। ऑप्शन ए निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। नेक्स्ट, विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, कृषि निर्यात का संवर्धन। नेक्स्ट, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? ऑप्शन सी व्यक्ति तथा राज्य दोनों के हितों की। नेक्स्ट, व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई वर्ष 1999 ईस्वी में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? ऑप्शन बी, ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में 5 मार्च 2005 से आरंभ किया गया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है? ऑप्शन सी, कृषि लागत एवं कीमत आयोग। नेक्स्ट, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। आप यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए हड़प्पा संस्कृति में, बाकी ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा फ्रेंड, यानी हड़प्पा संस्कृति में ही चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा के जो 2 प्रमुख नगर हैं मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा, यहीं के निवासी जनरली सिल्वर यानी चांदी के ऑर्नामेंट्स का यूज किया करते थे।
नेक्स्ट है कि बृहतापाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। ऑप्शन बी, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। देखिए, नवपाषाण काल में दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा थी, और ये जो समाधियां थी वो बड़े बड़े यानी विशाल पाषाण खंडों से निर्मित थे, जिसे ही बृहतापाषाण स्मारक कहा गया। नेक्स्ट है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ऑप्शन सी, तक्षशिला, और यहाँ हिंदू और बौद्ध शिक्षा का यह प्रमुख केंद्र माना गया, जहाँ विश्व भर से लोग तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ने को आया करते थे। नेक्स्ट है कि गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत 319 ईस्वी में चलाया था। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। तो देखिए, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो भारत की सबसे प्राचीन नगरीय यानी शहरीय सभ्यता थी, और यह सिंधु घाटी सभ्यता यानी द इंडस सिविलाइजेशन का एक मेन एडवांटेज है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए सिंधु घाटी सभ्यता भी जानी जाती है, क्योंकि ये दो प्रमुख नगर थे। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए भी, चूंकि कालीबंगा जो राजस्थान का क्षेत्र है वहाँ पर कृषि संबंधी साक्ष्य मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे कालीबंगा। अपने उद्योगों के लिए तथा चानहुदड़ों से, जैसे कि प्रीवियस सेट पे मैं ब्रीफली से डिस्क्राइब कर चुके हैं कि चानहुदड़ों से मन के लिपस्टिक, गुड़िया बनाने का कारखाना उद्योग यहाँ पर विकसित थे चानहुदड़ों में। तो ये सब के सब सही हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि रानी पद्मामिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या था? ऑप्शन डी, राणा रतन सिंह। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे। ऑप्शन सी, चुगताई तुर्क। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। इसके अलावा शीश महल, मोती मस्जिद, खास महल, नगीना मस्जिद, ताजमहल, लाल किला इट्सेट्रा का भी निर्माण शाहजहां के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट है कि सर्व कर लगाया जाता था। तो हक सर्व कर जो था वो एक सिंचाई कर था, जो फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कुछ अन्य कर भी, कुछ अन्य टैक्स भी अपने शासनकाल के दौरान लगाए गए, जैसे खराज कर, जजिया कर, खुम्स कर तथा जकात कर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो उस मध्यकालीन शासक का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन डी, सूरत में। नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? ये कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी पुर्तगालियों से। इसके पीछे एक छोटा सा स्टोरी है, वैसे तो पहले भी मैं इसके बारे में डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, लेकिन फिर से कर रही हूँ, तो आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। देखिए, जब 1661 यानी 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट का जब विवाह होता है पुर्तगाली राजकुमारी जिसका नाम होता है कैथलीन द ब्रेंजा, तो राजकुमारी को दहेज के तौर पर मुंबई, ये पूरा जो शहर था मुंबई, वही दे दिया जाता है। अब वह इंग्लैंड का सम्राट उस इतना बड़ा शहर मुंबई को रख कर क्या करता? तो वह अपनी फ़ायदा को सोचकर फाइनली 10 पाउंड वार्षिक किराए पर वह ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई शहर को बेच देता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? तो यह कथन स्वामी दयानंद सरस्वती का था। चूँकि आप देख सकते हैं उनका कथन था कि चाहे कितना भी मतलब कि अंग्रेज आकर भारत में इंग्लिश मीडियम का पढ़ाई या फिर जो भी शुरू कर दे, लेकिन स्वदेशी शासन जो है, अपने भारत का स्वयं का जो शासन होता है, संस्कृति होती है, वो कोई भी अंग्रेजों की संस्कृति की तुलना नहीं कर सकती है। यानी कितना भी खराब हो पर भारतीय संस्कृति ही दूसरे की तुलना में बेहतर है। नेक्स्ट है कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। ऑप्शन बी, पोलीलूर में। नेक्स्ट, भारतीय संघ यानी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इन्होंने इसकी स्थापना 26 जुलाई 1876 ईस्वी को आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर कलकत्ता में की थी।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो कॉलबर्ट को, बिकॉज कॉलबर्ट के अनुरोध पर ही 1664 ईस्वी में कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस की स्थापना हुई। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो वह युद्ध पलासी का युद्ध जाना गया, जो 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार तथा अंग्रेजों की जीत हुई थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? तो ये रॉबर्ट क्लाइव के बारे में यह कथन कहा गया है। स्वर्ण से उत्पन्न सेना नायक था रॉबर्ट क्लाइव, और यह कथन कहने वाले व्यक्ति का नाम पीट है। क्या नाम है? पीट। नेक्स्ट, हाल ही में श्रीलंका ने दक्षिण एशियाई का सबसे ऊंचा टावर, जिसका नाम लोटस टावर है, क्या अनावरण किया। इसकी हाइट कितनी है? तो अगर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करेंगे लोटस टावर की, तो इसकी हाइट 350 मीटर है, जो 17 मंजिला का टावर है, और ये पूरी जो एरिया कवर कर रही है वो 30,600 मीटर स्क्वायर की एरिया ये पूरा लोटस टावर कवर कर रही है। नेक्स्ट है कि जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वह पहला राज्य बना है ऑप्शन बी, यानी राजस्थान। नेक्स्ट, हाल ही में सुर्खियों में रहा होल्मबर्ग 15A किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन डी, खगोल शास्त्र से। नेक्स्ट, किस राज्य ने एक दिन में 22 करोड़ पौधारोपण करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया? तो उस स्टेट का नाम है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना लॉन्च की है? ऑप्शन बी, झारखंड ने। नेक्स्ट, 2019 चार्ली चैपलिन अवार्ड से ब्रिटिश एकेडमी द्वारा किसे सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन सी, स्टीव कुगन को। नेक्स्ट, श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार पुस्तक के राइटर कौन हैं? ऑप्शन डी, सत्यार्थ प्रकाश। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सत्यार्थ नायक। नेक्स्ट है कि हाल ही में दूरदर्शन ने वतन नामक देशभक्ति लॉन्च किया है, इस गीत के गायक कौन हैं? ऑप्शन ए, जावेद अली। नेक्स्ट, उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनेगी? ऑप्शन ए, एयर इंडिया। नेक्स्ट, हाल ही में काजीन सारा झील की खोज किस देश में की गई है? नेपाल। नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण को लॉन्च किया है? तो उस मंत्रालय का नाम है जल शक्ति मंत्रालय। नेक्स्ट, हाल ही में पलानी मंदिर के पंचतीर्थम को GI टैग प्रदान किया गया है। यह पलानी मंदिर किस राज्य में सिचुएटेड है? ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस IIT के अनुसंधानकर्ताओं ने कम लागत वाली ब्लड टेस्ट डिवाइस का विकास किया है? ऑप्शन बी, IIT खड़गपुर। नेक्स्ट, फ्रांसीसी सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शेफ कौन हैं? तो उनका नाम है प्रियम चटर्जी। नेक्स्ट है कि किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन नंबर प्लेट लॉन्च किया है? ऑप्शन डी, RPF यानी रेलवे सुरक्षा बल ने। नेक्स्ट, हाल ही में ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ऑप्शन ए, अल्जांद्रो जियामेती। नेक्स्ट है कि किस कंपनी ने हारमनी नामक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है? ऑप्शन बी, हुवावे ने। नेक्स्ट, हाल ही में सुर्खियों में रहे वेस्ले स्नाइडर किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन सी, फुटबॉल से। नेक्स्ट, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 अगस्त को। और विश्व अंगदान दिवस का मेन मोटो है अंगदान के बारे में लोगों को जागरूक करना। नेक्स्ट, CSR पर गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन ए, इंजेती श्रीनिवास। नेक्स्ट, मौर्य काल में युद्ध क्षेत्र में सेना का संचालन करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? ऑप्शन बी, करेक्ट, नायक। ये क्वेश्चन नंबर 92 है कि बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ में। नेक्स्ट, कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो देखिए, जो 3 गोलमेज सम्मेलन प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो लंदन में आयोजित किए गए थे, तो वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में से
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ऐसा था जिसमें महात्मा गांधी जी पार्टिसिपेट किए थे। हालांकि कई एक बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि वे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट होने के लिए लंदन गए थे, तो उस भारतीय का नाम है भीमराव अंबेडकर। और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो था वो 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक किया गया था। नेक्स्ट है कि मौर्य काल में अस्त्र शस्त्र का रख रखाव तथा सुरक्षा का प्रबंध कौन करता था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, आयुधागार अध्यक्ष। नेक्स्ट, बिहार में पटना हाई कोर्ट को कब स्थापित किया गया? ऑप्शन डी इज करेक्ट, 3 फरवरी 1916। नेक्स्ट, बिहार में अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये भागलपुर के सुल्तानगंज में सिचुएटेड है। और बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन एकदम हर बार पूछे जाते हैं। बिहार से रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं, जैसे बीपीएससी हो गया या बिहार एसआई हो गया, यस। तो नेक्स्ट है कि मौर्य काल में किराए की सेना को क्या कहा जाता था? ऑप्शन बी भृतक। नेक्स्ट, बिहार में अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पटना में। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र निश्चय योजना की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन ए 27 सितंबर 2016 को। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है कि मछली बेचती हुई औरत के चित्र का संबंध किस चित्रकला से है? तो ऑप्शन बी पटना कलम से है। अब देखिए, मधुबनी पेंटिंग और पटना कलम ये दोनों में डिफरेंस क्या है, तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी बिहार स्पेशल का हर एक टॉपिक को बिल्कुल बढ़िया ढंग से कवर करवा चुकी हूँ। तो आप जाइए और मेरे टॉपिक पर जाकर विजिट करें। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।